नमस्कार, कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि ये युवाओं से बातचीत करने का, उनके व्यूज को सामने लाने का एक बेहतरीन कार्यक्रम इस मायने में है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो हैं वो हमारे युवा ही हैं। और आज हम देश के एक ऐसे प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालय में हैं, लीगल NLIU में है, नेशनल विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आप कह लीजिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल में हम हैं, जिसकी रैंकिंग जो हमेशा टॉप 10, टॉप 5 और नंबर 3, नंबर 2 तक, यहाँ तक उसकी रैंकिंग पहुँची है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे वो रैंकिंग में नंबर 1 भी हो। तो आज हम इन बच्चों के बीच में हैं। और आप कह सकते हैं कि इसके पहले हमने कोलकाता इंसिडेंट को लेकर जो बातचीत हमने की थी भोपाल के एक प्रोमिनेंट गर्ल्स कॉलेज में, उसकी दूसरी कड़ी को हम यहाँ NLIU भोपाल में आगे बढ़ा रहे हैं। और कोशिश हमारी ये है कि इन युवाओं से हम हमारे लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इनके व्यूज हम ले सकें, इनसे बात कर सकें और समझ सकें कि क्या ज़रूरत है, क्या कानूनी प्रक्रिया ऐसी भी हो सकती है, लीगल प्रोसीजर ऐसा भी हो सकता है कि हम अपराधियों को, आरोपियों को डरा सकते हैं उसके जरिए, और क्या ऐसा करने में अभी मौजूदा जो हमारा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल डिलीवरी सिस्टम है, क्या वो इसमें बहुत हद तक सफल नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में भी डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है, लेकिन क्यों बेखौफ होकर ऐसे अपराधी ऐसे कारनामे करते हैं। तो मैं सबका, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और हम तालियों के साथ पहले शुरू करते हैं इस बातचीत को। और सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मुझे ज़रा बताइए कि इस घटना ने आपको भी बहुत परेशान किया होगा, बहुत चुभी होगी एक लड़की होने के नाते। उस लड़की की पीड़ा से हम सब, जब हम पुरुष होकर और हमारे रोंगटे खड़े हो गए, तो मैं समझ सकता हूं एक लड़की कितना चिंतित हुई होगी। इस पर अपनी राय भी रखिए अपने इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम खुशी ढींगरा है। आई एम इन द 5th सेमेस्टर प्रेजेंटली। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली एंड थोड़ा हिंदी में आप बोलेंगी तो जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले दिन जब ये न्यूज़ में आ रहा था, करीबन 5 बजे शाम में मेरे पास मेरे पापा का फ़ोन आता है पूछते हुए कि क्या तुम ठीक हो। मैंने उन्हें कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। पहली बार उन्होंने इतना डरते हुए, ऑलमोस्ट रोने की कगार पर थे, और उनका मुझे फ़ोन आता है। वो इतने घबरा गए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसे ही कोई लड़की थी, काम कर रही थी, पढ़ रही थी, और उसके साथ ऐसा कुछ होता है। और इतना डरने के बाद जब मुझे फ़ोन आया, मैं खुद इतना डर गई थी। और फिर मैंने जब न्यूज़ पे फॉलो अप किया तब पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। इस देश में बहुत भिन्न प्रकार के लोग हैं और ऐसा बहुत कम होता है कि जब पूरा देश साथ आ जाता है। ये ऐसी एक घटना थी 2012 के रेप के बाद भी। पर्सनली जितनी लड़कियां हैं यहाँ पर, आई थिंक उसमें से कोई एक भी ऐसी नहीं होगी जो बोल सकती है कि मैं अंधेरा होने के बाद बाहर जाने में सेफ फील करती हूँ। एटलीस्ट अकेला तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहूँगी कि मेरे साथ या तो कोई और लड़की रहे या तो कोई और लड़का रहे, ताकि मैं सेफ फील कर पाऊँ। लीगल सिस्टम्स ऑल्दो हमारे पास इन प्लेस हैं, आई थिंक हमारी मेंटालिटी ने हमें बहुत फेल किया है। मेल मेंटालिटी, एंड कहीं ना कहीं तक लड़कियां भी लड़कियों की दुश्मन होती हैं। तो आई थिंक नाउ दैट वी आर टुगेदर, काफ़ी अच्छी बात है, एंड वी आर कॉलिंग फॉर डेथ सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, डेथ पेनल्टी के लिए। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जाता है ये केस। एंड आई वुड वांट कि ये कंट्री डज मी बेटर, मेरे लिए कुछ ठीक किया जाए, मेरी जैसी और महिलाओं के लिए, और 18-19 या फिर उससे छोटी लड़कियों के लिए जो कि सेफ फील नहीं करती हैं अपने ही घर में या फिर अपने घर से बाहर जाने में। खुशी दिल्ली की लड़की हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और पापा मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेरे ख्याल से शुरू से ही आप लोग दिल्ली में हैं, और एक पिता दिल्ली का रहने वाला, एक देश की राजधानी, और वो इतना चिंतित है कि फुल ऑफ टीयर्स होता है वो, और वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम सुरक्षित हो, क्योंकि जिस लड़की के साथ कोलकाता में ये हुआ वो वहाँ ऐसे ही सुरक्षित महसूस करती होगी जैसे ये लड़कियां यहाँ फील करती हैं। कहीं भी आकर पैर फैलाकर जब
छुट्टी है तो आप बैठ गए, रिलैक्स कर रहे हैं। और माता पिता के मन में, क्योंकि मैं भी एक युवा बेटे का पिता हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि उस समय क्या थॉट आते होंगे कि कोई दरिंदा तो नहीं है वहां। माफ कीजिएगा, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ उस मानसिकता की बात कर रहा हूं। अब मैं किसी मेल मेंबर की तरफ चलूंगा। हाँ जी। आदमी होते हुए भी मुझे ये सुनकर अंदर से मेरी रूह कांप गई। दूसरी बात ये, हमारे देश का कानून भी कुछ हद तक ऐसा है कि हमारे देश में ऐसी सजाएं नहीं मिल पा रही हैं। 10 साल से कम की सजा, 20 साल से कम की सजा। बीएनएस में भी सेक्शन 63 से 79 तक सेक्सुअल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। उन्हीं के तहत सेक्शन 63 टू 79 में भी सिर्फ एक सेक्शन ऐसा है जिसमें रेप ऑफ द रेप ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, ओनली दैट गेट्स यू द पेनल्टी ऑफ डेथ। उस क्राइम में भी क्या सिर्फ बच्चियों का रेप करना मौत की सजा दिला सकता है? क्या और औरतों का ऐसे शोषण करना रेप नहीं कहलाता? क्या और औरतों का शोषण करना दरिंदगी नहीं है? मेरा ये भी कहना है कि हम ऐसे देश में हैं जहां हम औरतों को पूजते हैं, हम ऐसे देश में हैं जहां हम औरतों को लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन हमारे ही मर्दों को ये नहीं पता कि सरस्वती भी बहुत जरूरी है, और उसी के साथ ये भी नहीं पता कि यही औरत दुर्गा बन सकती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ आप सब सहमत होंगे कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी कानून की भाषा में कहा जाता है कि हजारों गुनाहगार छूट जाएं लेकिन किसी बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी ना हो कि ये एक हथियार भी बन जाए उन निर्दोषों को विक्टिमाइज करने का। इसलिए हम कोई भी सज़ा या किसी भी रद्दोबदल के लिए सोचें तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते, एक संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखने वाले देश की नाते हमें ये सोचना होगा। लेकिन एक सामाजिक पक्ष आपने जगाया है कि क्या हमें ये नहीं सिखाया गया है, खासतौर से जैसे जैसे हम सप्रेस्ड सेक्शन में आते हैं समाज के, कि लड़कियों या महिलाओं के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा हो। जी, जैसा कि आपने कहा ये लोग दरिंदे हैं, असल में दरिंदे हैं। सर मैं घबरा गया, मेरी रूह कांप गई, मैं डर गया, मैं सोचने लग गया कि लोग ये क्यों कर पा रहे हैं। सर इसका मेरे विचार में तो सिर्फ ये कारण है कि उन्हें डर नहीं है, उन्हें कानून का डर नहीं है। उन्हें कानून का डर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है नेता, दोस्त, उनके संगी उनको बचा लेंगे। सर अगर हम सब इकट्ठा होकर इसको रोक सके, उनको बता सके कि अगर तुम दरिंदगी करोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तो हम इस धरती को वापस से पोषित कर सकते हैं। शुक्रिया। आप बैठे, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है। लेकिन मुझे जरा हाथ उठाकर बताइए कि कितने लोग सहमत हैं कि ऐसे प्रोविजंस जो चीन में हैं, कोरिया में हैं या और सऊदी अरब में हैं, वो हमें ज़रूरत है उसकी। आप कितने युवा, क्योंकि आप सब लीगल फ्रेटर्निटी में आगे जाकर अलग अलग कैपेसिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, कितने लोग सहमत हैं कि उन सजाओं की तरफ बढ़ना चाहिए जिन्हें, हाथ उठाकर बताइए मुझे। मुझे लगता है कि 50-50 का आंकड़ा मैं ले सकता हूं। मुझे ये बताइए कि जाहिर है आप सब अपनी मर्जी से अपने अटायर, अपने वस्त्र के लिए आपकी चॉइस है। क्या आप में से किसी लड़की को ये कभी कहा गया घर से या बाहर या किसी मेल मेंबर की तरफ से, वो बॉयफ्रेंड हो या रिलेटिव हो या कॉलेज का भी कोई स्टाफ हो, कि आपने क्या पहना हुआ है? यहाँ पे सभी लड़कियाँ सहमत होंगी इस बात से कि जो कपड़े हम पहनते हैं बहुत बार यही होता है कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो आपको डिफाइन करता है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे बोला जाता है कि ये उस जगह के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं। कौन बोलता है? माँ बाप, दोस्त, हाँ, सभी बोलते हैं। कभी कभी तो मुझे खुद भी लगता है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, यहाँ पे सेफ नहीं है ऐसे कपड़े पहनना। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लोगों के दिमाग में बन गया है कि जितने छोटे कपड़े हैं उतनी ही नीच सोच है जिसकी, जो पहना है, जितने छोटे कपड़े हैं उतना ही वो ले सकते हैं कि वो बहुत मॉडर्न है। और मॉडर्न के साथ यही आ जाता है कि कंसेंट ऑटोमेटिक हो जाता है मॉडर्न के साथ। यही है आजकल का सोच। कोई लड़की मुझे बताएगी आप में से कि मॉडर्न की डेफिनेशन क्या हो सकती है?
छोटे कपड़े पहनना या कुछ कहीं बाहर जाना, या ये मॉडर्निटी नहीं होती। अपने संस्कारों को, अपनी कोर को ना भूलना, लेकिन समय के साथ चलना। जैसे बोलते हैं कि वी नीड टू बी कंटेम्पोरेनियस विदाउट गेटिंग वेस्टर्नाइज्ड। मतलब हमें दूसरे देशों हमें वेस्टर्नाइज नहीं होना, हमें किसी और की कॉपी नहीं करनी है, पर अपने संस्कारों को ना भूल के समय के साथ चलना। जो प्रथा समय के हिसाब से सही है उसे रखना, और जो नहीं जम रही है उसे ना रखना। आई थिंक सिंपली ये मॉडर्निटी है। मैं फिर एक लड़की की तरफ आ रहा हूँ, फिर मैं मेल मेंबर्स की तरफ भी आऊँगा। कोई मुझे बताएगा कि कई बार क्या आप लोग भी इस भ्रम में आ जाते हैं कि मॉडर्न होने का मतलब है वो कपड़े पहनना, या माफ़ कीजिएगा कि गांजे की सिगरेट का एक सुट्टा लगा लेना, या हुक्का बार चले जाना। क्या ये फ्रीडम के लिए आप कई बार करते हैं, मॉडर्निटी के लिए करते हैं, या कोई उकसाता है आपको कि आप तो कैसी मामाज गर्ल हो, या किस तरह की घर गृहस्थी सती सावित्री जैसी लड़की हो? क्यों होता है ये क्यों? ये क्या कभी इस तरह की बात उठती है, या बड़ी फिल्मी टाइप की बात है ये? नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारा खुद की चॉइस है। कोई आज यहाँ जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, हम खुद अपने डिसीजंस लेते हैं। हमें अगर कुछ करना है, सिगरेट फॉर एग्जांपल लेना है, ये हमारा चॉइस है। नोबडी कैन से कि अगर तुम पुराने ज़माने की हो, अगर तुम सिगरेट नहीं पी रही तो कोई फोर्स नहीं कर सकता एजुकेटेड लड़कियों को टू डू समथिंग जो वो नहीं करना चाहती। आपका नाम? अनुष्का। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत प्रिसाइसली आपने बहुत अच्छी बात कही। अब मैं हाँ आपकी तरफ में आता हूँ। सर मुझे लगता है कि पहले तो हमारा क्वेश्चन ही बहुत गलत है कि लड़की के लिए मॉडर्न होने का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। आई थिंक ये मेल और फीमेल से नहीं है, मेरे लिए जो स्टैंडर्ड है वो एक लड़की के लिए भी होना चाहिए। जी। और ये फिर हमें हाईलाइट करता है कि हमारी सोसाइटी काइंड ऑफ बहुत इग्नोरेंट है। मतलब हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी अभी मॉडर्न नहीं है, भारत एक देश के रूप में मॉडर्न नहीं है, लेकिन जो देश स्त्री को एक देवी के रूप में पूजता है शुरू से, हमारी जो माइथोलॉजी में जो नहीं पूजता है क्या, मैं माफ कीजिएगा, हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र, लेकिन ये पाखंड नहीं लगता आपको? सर क्या है ऐसा? सर हम इग्नोरेंट हो गए हैं, हम उस चीजों को भूल चुके हैं। हम उसे जानना नहीं चाहते हैं, हम उसे फॉलो करना नहीं चाहते हैं। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करें जो हमारे माइथोलॉजी में है, जो हमारे ग्रंथों में है, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हम इग्नोरेंट हो गए हैं। और सर एक और चीज़ होती है, जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, लॉ पढ़ाने से पहले तो हमें समाज के बारे में समझाया जाता है। अभी आप देखेंगे जितने देशों में, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूके है, वहाँ लीगल सिस्टम क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ की सोसाइटी लीगल सिस्टम के साथ टैंडम में चल रही है। हमारे यहाँ क्या है, अगर हम डेथ पेनल्टी लाएं, फांसी ला दे, गोली मार दे, कुछ भी कर दे, जब तक सोसाइटी अगर यहाँ है वो लीगल सिस्टम में डेथ पेनल्टी ला दे, बट अगर जब तक टैंडम में नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपकी बात को क्या मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि अभी भी हम पूरी तरह से एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी नहीं है? मतलब हम कानून को तोड़ मरोड़ सकते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि हम कानून को जेब में रख सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक समझ नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। जैसे क्या होता है कि एज अ मेल या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर तुम अपने घर की औरतों की इज्जत करते हो तो दैट इज़ क्या है कि एक स्टैंडर्ड की तुम बहुत अच्छे मेल हो, बट वो ऐसा नहीं होता है। मेरा आउटलुक किसी भी आम लड़की के लिए क्या है, अगर वो कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रही है, मेरी बैचमेट है, मेरे साथ स्पोर्ट्स खेल रही है, उसके लिए मेरी सोच क्या है ये डिफाइन करता है कि हाउ गुड आई एम आई एज अ मेल। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कुछ ही देर पहले इस कमरे में बैठे हुए आधे जन इस बात से सहमत थे कि कठोर से कठोर जो है सज़ा देनी चाहिए दरिंदों को। मगर मेरे विचार से अगर हम ये एडवोकेट करते हैं तो हम प्रॉब्लम को गलत नज़रिए से देख रहे हैं। दिक्कत भारत में ये है कि 89% ऑफ द रेप केसेस इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स नोन टू द गर्ल्स फैमिली, यानी जो महिला है उनका जो परिवार है उनसे परिचित है, जो दरिंदा है वो। तो ऐसे केसेस में सप्रेशन बहुत होता है, केस आगे बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो ये कहते हैं कि परिवार का सदस्य बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे परिवार एज अ होल बदनाम होगा। तो कानून इतना भी इनएडिक्वेट नहीं है कि कानून का डर नहीं है दरिंदे की रूह में, मगर उसे आश्वासन है कि ज़्यादातर केसेस में मेरी दरिंदगी रिपोर्ट ही नहीं होगी। इस वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है
कि हाँ, कानून बहुत केसेस में इनएडिक्वेट है। जैसे समाज की कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे कानून बदल सकता है, जैसे कि मैरिटल रेप रिकग्नाइज नहीं है। हमारे देश में ये अज्यूम किया जाता है कि अगर एक पति और पत्नी का संबंध है आपस में, अगर वो शादीशुदा है तो कंसेंट इम्प्लाइड है, यानी कि वो ये अज्यूम करते हैं कि बीवी का हमेशा मन करता होगा, कंसेंट इम्प्लाइड है। ये चेंज होना चाहिए। सिवाय कुछ डेफिनेशंस ऐसे हैं जो बहुत ही लूजली डिफाइंड है। धन्यवाद। कुछ डेफिनेशंस बहुत वेग हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वेग है। बिल्कुल ठीक। बहुत सारे केसेस में, खासतौर पे निर्भया केस जिसकी बात हुई, उसमें ये देखा गया कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट किया गया। उस केस में, ऐसे केस में रेप कंसिडर ही नहीं किया जाता। लेजिस्लेशन को चेंज किया जाना चाहिए, लेजिस्लेशन इनएक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, कानून बदले गए हैं, लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एनफोर्समेंट एंड एग्जीक्यूशन के बारे में। ऐसा हमारा मानना है कि जो लॉ है हमारा वो पूरा नहीं है या फिर उसमें ही कोई खामी है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉ अभी भी जितने हैं वो इतने सफिशिएंट तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने कमज़ोर भी नहीं है कि वो एक नारी को सशक्त ना बना सके। और रही बात अगर आप जो कहते हैं एक समाजवाद की, तो मेरी जितनी लोगों से बात हुई है ये इंसिडेंट से पहले और ये इंसिडेंट के बाद भी, मेरी जितनी महिला मित्र हैं, मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनमें से हर एक ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही है कि अनुपम, आज तक किसी भी लड़की से तुम ऐसे नहीं मिल सकते हो जिसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ ना हो, या तो घर में या तो बाहर। हमेशा हर एक लड़का बिना एक कहानी के रह सकता है, लेकिन कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसके साथ कोई ना कोई घटना घटित ना हुई हो। आपने जो बात कही है वो फिर हम सबका सर शर्म से झुका देती है कि लड़कियां आखिर कहाँ सुरक्षित हैं। जैसे मेरे दोस्त ने बात कही थी कि ये आरजे कार केस नियमों की कमी की वजह से नहीं, नियत की कमी की वजह से हुआ है। मेरा मानना है कि इसमें नियत की कमी से ज़्यादा नैतिकता की कमी है। अगर तो हमारे समाज के सभी लोग नैतिक हों कि जो गलत है वो गलत है, उस पर दंडित किया जाना चाहिए लोगों को, तो ऐसी परेशानियां उभरेंगे ही नहीं हमारे समाज में। बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन कितने लोग हैं जो ये इनसे सहमत हैं कि हमारा कानूनी जो ढांचा है वो भी इन्फ्लुएंस की तरफ झुकता है? कितने लोग सहमत हैं? मुझे हाथ उठाकर बताएं। ये भी एक बड़ी चुनौती है। जैसा किसी मित्र ने कहा था कि अमेरिका में आप चलते हैं, आपने कहा था शायद कि आप चलते हैं तो वहाँ का कानून ऐसा है कि आपको मालूम है कि तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते आप इसमें। यहाँ पर यह है कि सज़ा को बढ़ा देने से मृत्यु से ऊपर और क्या सज़ा दे सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि निर्भया के केस के बाद हमने मृत्युदंड दे दिया, तो क्या वो चीज़ कठुआ रेप को रोकने में सक्षम थी जो कि पॉक्सो के तहत आया? नहीं थी। मृत्युदंड देने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम जो आरोपी है या जो ऐसे के कुकर्म को अंजाम देता है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम ऐसे का कुकृत्य भी करो और उसका कोई निशान भी मत छोड़ो। क्योंकि मौत, किसी को मारने और किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म करने में जब सजा ही एक मिलेगी तो वो सबूत मिटाने के लिए जाएगा। सबसे पहले हमें सारी लड़कियों को किसी की बहन, किसी की माता, किसी की बेटी इस नजरिए से देखना बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। अरे ये किसी की बहन होगी, ये किसी की बेटी होगी, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है। अरे एक लड़की है, किसी की बहन नहीं हुई, किसी की माँ नहीं हुई, एक लड़की है, क्यों करना है? हमें किसी के लिए किसी को बताना कि ये चीज़ तुमने गलत करी है, ये बोल के कि वो तुम्हारी बहन हो सकती थी, बहुत गलत है। हमें शुरू में ही ये सोचना पड़ेगा कि वो एक लड़की है, उसके साथ कुछ भी हुआ है वो गलत है। तुम्हें बुरा फील करवाने के लिए ये समझाना कि वो तुम्हारी भाई, वो तुम्हारी बहन, वो तुम्हारी माँ, वो तुम्हारी वाइफ हो सकती थी, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक है। अब आपका पॉइंट को मैं और ज़्यादा क्लियरली समझ पाया कि लड़की है ये समझो पहले, बाकी ये सारी चीज़ें तुम करते रहो, तुम्हें जो कुछ कहना, पहले लड़की है ये चीज़ समझो।
मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी किसी लड़की के साथ एक रेप केस या सेक्सुअल असॉल्ट केस होता है तो सोसाइटी हमेशा पूछती है कि उस लड़की ने ही कुछ किया होगा उस मर्द को उकसाने के लिए, उसने ही कुछ ऐसे कपड़े पहने होंगे जिससे उसका अंदर का जानवर के, मैं कहूँगा कि वो आदमी नहीं वो जानवर है, मैं कहूँगा कि उसका जानवर जाग गया है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक 6 महीने की बच्ची, एक क्या कहते हैं 70 साल की औरत और एक मुस्लिम जो बुर्का पहनती है, और इस केस में आरजी कार के डॉक्टर जिन्होंने डॉक्टर के रोब्स पहने थे, उनका जब रेप हुआ तो उन्होंने ऐसे कौन से कपड़े पहने थे कि क्या कहते हैं उनका रेप हो जाए। क्या कहते हैं, ये मैं बोलता हूँ कि ये आपके कपड़ों में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी सोच में प्रॉब्लम है। ये एक समाज को एज अ इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपना सोच और क्या कहते हैं एजुकेशन बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर हम यहाँ पे दिक्कत डिस्कस कर रहे हैं कि रेप क्यों होता है। सर दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि सर नज़रिया सबका अलग होता है। यहाँ पे जितने मर्द बैठे हैं ये सब ऐसे लोग हैं जो इस कॉज के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट वहाँ हम इस देश में सर नज़रिए इतने गलीच लेवल तक जा सकते हैं। सर जैसे यही केस हुआ अभी, सर आप वो सोचिए कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ जितने भी अभी भी हैं इस देश में, वहाँ पे इस वर्क प्लेस जो हम कह रहे हैं, इस केस के बाद अभी इतनी लड़कियाँ होंगी जिनको बहुत मुश्किल हो रही होगी अपने माँ बाप को समझाना कि मेरे को जाने दो, मुझे काम करना है। क्योंकि अब माँ बाप ऐसे उनको भी वो डर रहता है कि हमारी बेटी अगर जाए और उसके साथ भी ऐसा हो। सर वो डर मिटाना, अब वो डर लड़कियों में क्यों है और लड़कों में क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जिस दिन हम ये चीज़ मिटा देंगे ना सर, उस दिन ये रेप के जो कैसे सर सब डेटरेंस, सर एक कॉन्सेप्ट है डेटरेंस। हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी क्या, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि वो डेटरेंस लाएगा मर्दों में। जैसे इसने अभी सऊदी अरेबिया, चाइना, इन सारे देशों के डेटरेंस के कॉन्सेप्ट्स ही डिस्कस किए हैं कि वहाँ पे गोलियाँ, डेथ पेनल्टी बहुत ही आम बात है जब भी कोई रेप केस में कन्विक्ट होता है। सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे हम लोग अक्यूज को क्यों ज़्यादा सिंपैथी दे रहे हैं विक्टिम से? ये नज़रिए कोर्ट की तरफ से भी बहुत कम बारी आते हैं। लेकिन ये नज़रिया आपके बीच में से भी आया है कि 50% लोग ये मानते हैं कि ये ठीक है और 50% लोगों को लगता है कि नज़रिया बदलने का मतलब है सोसाइटी में हमें डीप रूटेड होके हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन हमारे समाज में भी इतनी डिस्पैरिटी है आर्थिक लेवल पे कि हम कैसे कहाँ जाएंगे नीचे तक, हम कैसे एक स्लम एरिया में जाके हम नैतिकता की बात करेंगे जहाँ एक रोटी के लिए और 2 रुपए के लिए कत्ल हो जाता। 2 टिप्पणियां मैं करना चाहूँगा जो एक डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था। पहला तो ये कि एक ग्रुप ये बोल रहा था कि डेथ पेनल्टी बढ़ा देनी चाहिए, पनिशमेंट डेटरेंस होना चाहिए, एक नियति की बात कर रहा है। मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम एक इंसिडेंट, एक हीनियस क्राइम का वेट क्यों करते हैं कि ये एक लहर जागे लोगों में कि लोग उसके लिए सशक्त हों। क्योंकि हमने देखा है चाहे राम मंदिर का विषय हो या कोई विषय हो, लोगों के अंदर भावना शुरू से अंत तक रही है। तो क्या हमें औरतों को प्रोटेक्ट करना, उन्हें इज्जत देने की भावना अंदर हमेशा क्यों नहीं रहती? क्यों एक निर्भया, क्यों एक आरजीकर कॉलेज का इंसिडेंट होने का हम वेट करते हैं और फिर हम 4 दिन तक बस इंस्टाग्राम में स्टोरीज डालते हैं, फिर 5वें दिन से वही सिद्धांत हम वापस ले आते हैं। दूसरी चीज नियति और हमारी मानसिकता की बात हो रही थी। अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। हमारे बाप, दादा, भाई अर्धनग्न होकर लुंगी धोती में घूमते रहेंगे, उन्हें कोई नहीं बोलेगा कि आपने छोटे कपड़े पहने हैं। लेकिन बहू का अगर घूंघट खिसक जाए, बेटी ने अगर दुपट्टा नहीं लगाया है, तो वो उसकी इज्जत पे आप क्वेश्चन कर देते हैं। तो शुरुआत घर से करते हैं, समाज अपने आप सुधर जाएगा। ये केस जो आरजीकर का हुआ है, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर इन कोलकाता, अ सेकेंड ईयर रेजिडेंट एज वेल। सो माई पेरेंट्स आर कंटिन्यूसली वरीड कि वो भी 36 आवर्स की शिफ्ट करती है, सो दे आर कंटिन्यूसली वरीड कि सही होगी नहीं होगी। रिसेंटली शी डिडंट पिक अप कॉल बिकॉज शी वाज इन ओटी एंड माई पेरेंट्स कॉल मी कि थोड़ी देर बाद तुम कॉल कर देना, वरना उसे लगेगा हम बार बार परेशान कर रहे हैं, एक बार देख लेना सही है कि नहीं है। तो इट्स अ जनरल सोसाइटल नॉर्म दैट नीड्स टू चेंज यहाँ पर, नॉट जस्ट कि हाँ लॉ ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। we as a human need to change, we as a society need to change कि like
एक थॉट है जो चेंज होने की जरूरत है, नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट ने नहीं किया. एवरीवन वांट्स चेंज बट नो वन वांट्स टू बी दैट चेंज. बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सब बहुत ब्राइट यूथ हैं और आपकी कई बातों ने मुझे निरुत्तर किया, मेरे पास उनके जवाब नहीं है. लेकिन ये ज़रूर है कि एक बहुत, शायद हमें 2 जनरेशन लगे, 3 जनरेशन लगे, आज अगर हम कोशिशें शुरू करेंगे तो, जैसे हम सफाई का कंपटीशन करते हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, ये कंपटीशन क्यों नहीं होता कि कौन सा पुरुष ऐसा है जो सबसे भद्र तरीके से लड़कियों से और महिलाओं से पेश आता है, उसको चिन्हित करके हम सामने क्यों नहीं लाते हैं, और इसमें बहुत फेयर हम चीज़ें क्यों नहीं रखते हैं. और निश्चित तौर पर जब तक ये पूरी प्रोसीजर नहीं है तब तक हमें लड़कियों को सुरक्षा देनी होगी. लड़कियों को इसलिए देनी होगी कि आप उन्हें लड़की मानकर बेहद असुरक्षित तरीके से एक एनवायरनमेंट मुहैया करा रहे हैं. आपकी स्कूल बस सुरक्षित नहीं है, लड़की 3 साल की हो. शराब और पॉर्न की लत के एडिक्शन से ऐसे राक्षसों की और दरिंदों की संख्या बढ़ती जा रही है जो दिखने में बहुत सामान्य है. वो हो सकता है किसी कैंटीन में चाय बना रहे हो, मेरी कहानी आपको फिल्मी लग सकती है. हो सकता हो वो बस का ड्राइवर हो सकता हो वो सिनेमा पर खड़ा हुआ कोई काम करने वाला कर्मचारी हो सकता है कोई बहुत ही वेल ड्रेस्ड और बहुत ही भद्र तरीके से बात करने वाला कोई हो. इस परवर्जन को कैसे पहचाना जाए इसका अभी कोई जवाब मेरे पास नहीं है. लेकिन कृपया 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 लड़कियों को सुरक्षित एनवायरनमेंट दीजिए, चाहे आपको गनमैन लगाने पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े. जब तक ये समाज वहशी रहेगा, आपको लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की है, सोसाइटी की है. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया.